बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी भरपूर तैयारी जो है वो आपने शुरू की हुई होगी। जैसा कि आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जा रहा है और इसमें आप जितनी बेहतरी कर सकते हैं तैयारी में वो ज़रूर आपको करनी चाहिए। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है पीपीएससी को क्लियर करना, और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम अपनी जो सलाहियतें हैं उसको आपके लिए इस्तेमाल करूं ताकि आप अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। इस लेक्चर से पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और जो इससे लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से था। तो ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल में मौजूद जो है वो मैक्सिमम पोर्शन हमारा कवर अप हो गया। तो अब मैं एक नया फेज जो है वो आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें मैं सबसे पहले आपको 3 फेजेस जो है मेन मैटर की उसके हवाले से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज पहला जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो सॉलिड फेज के हवाले से है। इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूंगा वो अबाउट लिक्विड्स होगा और उससे नेक्स्ट जो होगा वो इंशाल्लाह गैसेस के हवाले से होगा। तो क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जो इंटर लेवल में भी है और ग्रेजुएशन लेवल में भी है, तो इससे काफ़ी एमसीक्यू जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए कोशिश मैंने ये की है कि मैक्सिमम आपको जो है वो गो थ्रू करवाया जाए सिलेबस, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो एक्सीलेंट लेवल पर ले जा सकें और कामयाबी हासिल कर सकें इंशाल्लाह ताला। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सॉलिड और उनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से है। तो मैंने इनमें जो अहम फिनोमिनाज थे सॉलिड से रेलिवेंट उनको जो है वो एक लेक्चर की सूरत में सम अप किया है। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर जो है वो सॉलिड्स के हवाले से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो जरूर प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट के हवाले से डेफिनेशन की बात करते हैं कि सॉलिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर रिजिड, हार्ड, हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। यानी कि ये वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है जो रिजिड होती है, इसी तरह डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट इसका जो है वो वॉल्यूम होता है। इसमें कहता है कि द एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। यानी कि ये बहुत ही मिनिमम स्पेस के साथ ये पार्टिकल्स अरेंज होते हैं और ये आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो है वो जुड़े हुए होते हैं और इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं। अगर हम बेटे मेनली क्लासीफाई करें तो सॉलिड्स की 2 मेन टाइप्स बनती हैं। फर्स्ट टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और सेकंड टाइप जो है वो अमार्फस सॉलिड्स हैं। तो क्रिस्टलाइन के हवाले से हम इसको डेफिनेशन देते हैं कि दोज सॉलिड्स इन विच एटम, आयंस आर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। द रिकरिंग ऑफ रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स 3 डायमेंशनली। यानी कि एक सिंपल सी बात है कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें एटम, आयंस या मॉलिक्यूल जो है वो एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप के तहत अरेंज हुए होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल, घर में आप एक शुगर की क्रिस्टल को देखते हैं तो वो बड़ी ही आप देखते हैं कि डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है और हर एक क्रिस्टल एक दूसरे के बिल्कुल मिलती जुलती होती है। साइज का फर्क हो सकता है लेकिन इसके अलावा जो बाकी उसके पैरामीटर्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जबकि इसकी जो दूसरी टाइप है अमार्फस सॉलिड, अमार्फस का लफ्जी मतलब ही शेपलेस होता है, यानी ऐसे सॉलिड्स जिनमें एटम, आयंस या मॉलिक्यूल की कोई प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप ना हो और उनको फिर हम अमार्फस सॉलिड्स कहते हैं। ये नॉन क्रिस्टलाइन है और जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि इसका मीनिंग ही शेपलेस है। तो अमार्फस सब्सटेंसेस आर दोज दैट कॉन्स्टिट्यूट एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस अ रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। अब इनकी एग्जाम्पल बेटे आपने जरूर याद करनी है क्योंकि एक एमसीक्यू इस तरह से भी बन सकता है कि जी आपको ये वाले सब्सटेंसेस दिए गए हैं, बताएं जी इनमें से अमार्फस कौन सा है या कोई एक अमार्फस कौन सा है। तो इसमें आप देखें बेटे जो कॉमनली है ग्लास है, प्लास्टिक्स किसी भी तरह के हों वो अमार्फस हैं, रबर्स हैं और ग्लूज हैं, ये सारे के सारे अमार्फस सॉलिड्स की एग्जाम्पल है। इसी तरह अमार्फस सॉलिड में भी एक टर्म हम यूज करते हैं क्रिस्टलाइट, यानी कि कुछ अमार्फस सॉलिड्स में जिनके खास तौर पर मॉलिक्यूलर इलोंगेटेड शेप के होते हैं उनमें एक छोटा सा रीजन बन जाता है जहां पर कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए अरेंजमेंट जो होती है वो ऑर्डरली अरेंजमेंट हो जाती है। उस एक छोटे से पोर्शन को क्रिस्टल से रिजेंबल करने की बुनियाद पर हम क्रिस्टलाइट का नाम देते हैं। तो क्रिस्टलाइट यू कैन से अ सिंपलेस्ट क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ अमार्फस सॉलिड, और ये हर एक में भी नहीं होता, कुछ अमार्फस सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइट्स बनाते हैं,
जबकि ज़्यादातर ये नहीं डेवलप करते। उसके बाद अब जो ज़्यादा डिस्कशन सॉलिड्स को लेकर होती है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने कहा कि अमार्फस में तो कोई एक ऑर्डरली अरेंजमेंट भी नहीं है, इसी तरह उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डेफिनेट नहीं होती, लेकिन क्रिस्टलाइन में सारा काम एक डेफिनेट पैटर्न के तहत होता है। इसलिए जो ज़्यादा डिस्कशन की गई है सॉलिड में वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लेकर की गई है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स की तरफ बढ़ते हैं और उससे भी पहले हम एक क्रिस्टल को डिफाइन करते हैं। क्रिस्टल जिसका पूरा नाम क्रिस्टल लेटस होता है और या इसे स्पेस लेटस भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें कि इट मे बी डिफाइंड एज अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इन स्पेस। कि स्पेस में जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, जिसमें एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इस 3 डायमेंशनल पैटर्न वाली शेप को हम क्रिस्टल का नाम देते हैं, जिसका पूरा नाम है क्रिस्टल लेटस। तो इसमें कहता है जी द पोजीशन विच आर ऑक्युपाइड बाय एटम, आयंस और मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल लेटस आर कॉल्ड लेटस पॉइंट्स आर लेटस साइड्स। तो ये आपके सामने एक क्रिस्टल की शेप मैंने बनाई हुई है। तो इसमें देखें बेटे, ये जो जहां पर ये बॉल्स लाइक शो की हुई, यहां पर पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम क्रिस्टल के लेटस पॉइंट्स कहते हैं या लेटस साइड्स कहते हैं। बाकी ये जो ओवरऑल ज्योमेट्रिकल शेप है ये हमारे पास स्पेस लेटस या क्रिस्टल लेटस कहलाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्रिस्टल एक कंप्लीट यूनिट होता है? तो हम कहते हैं नहीं जी, क्रिस्टल जो है वो फर्दर भी डिवाइड हो सकती है छोटे छोटे यूनिट सेल्स में, या आप ये कह सकते हैं कि यूनिट सेल्स कंबाइन होकर क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ यूनिट सेल देन? यूनिट सेल की क्या डेफिनेशन है? तो इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन की जाती है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लेटस विच व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशंस प्रोड्यूस क्रिस्टल लेटस। या आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल दैट गिव्स ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल। यानी कि क्रिस्टल्स की तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसमें जो मौजूद यूनिट सेल है उस पर डिपेंड करती हैं। अगर आपने यूनिट सेल को स्टडी कर लिया तो समझे आपने उसके पूरे क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी कर लिया। तो जो यूनिट सेल की करैक्टरिस्टिक्स होंगी वो एज अ होल पूरी क्रिस्टल्स की भी वही प्रॉपर्टीज होंगी। एक यूनिट सेल को अगर आपने करेक्टराइज करना है, डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम अनदर यूनिट सेल, तो उसके लिए 6 पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं। उनमें से 3 पैरामीटर जो हैं वो एजेस हैं या साइड्स इनको हम कहते हैं, जिसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग वाले को कहते हैं ए साइड, वाई एक्सिस के अलोंग जो साइड है वो बी है और जेड एक्सिस के जो अलोंग है वो सी है। ये 3 साइड्स हैं जो एक्स वाई और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद बेटे 3 एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। अब इस एक यूनिट सेल की अगर आप शेप को देखें तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ए साइड है, वाई एक्सिस के अलोंग बी साइड है और जेड एक्सिस के अलोंग ये सी साइड है। अब एंगल बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा है, सी और ए के दरमियान एंगल बीटा है, ए और बी के दरमियान एंगल जो है वो गैमा एंगल है। तो ये पोजीशन इनकी फिक्स है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते कि जी क्योंकि ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मौजूद है तो शायद हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये फिक्स होते हैं, अल्फा बीटा गैमा की पोजीशन बिटवीन ए बी एंड सी फिक्स है, इसलिए आप इनको चेंज नहीं कर सकते। तो ये 6 पैरामीटर हो गए, 3 साइड्स ए बी सी और 3 एंगल्स अल्फा बीटा गैमा, और ये 6 पैरामीटर जिनको हम यूनिट सेल डायमेंशंस का नाम भी देते हैं और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कहते हैं, और ये किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं कि जो क्रिस्टल लेटिसेस बनती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, इनका जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं। इनके 2 मेजर टाइप्स हैं बेटे, एक है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल्स। इसमें क्या होता है जी, इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अ यूनिट सेल। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ कॉर्नर पर होंगे, अदर देन कॉर्नर कोई भी पार्टिकल जो है वो कहीं पर प्लेस नहीं होगा, और इसलिए हम इसको सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल का नाम देते हैं। लेकिन अगर साइड्स कॉर्नर्स के अलावा भी कहीं पर पार्टिकल्स मौजूद हों, आयंस मौजूद हों, तो उसे हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का नाम देते हैं। इसमें बेटे 3 पॉसिबिलिटीज अराइज करती हैं। उसमें से पहली पॉसिबिलिटी है फेस सेंटर्ड। इसमें अगर आप देखें ज्योमेट्रिकल शेप में ये 6 फेसेस हैं और हर फेस के सेंटर में भी पार्टिकल मौजूद होगा, तो इसे हम कहेंगे फेस सेंटर्ड। 1 2 3 4 5 और ये 6 साइड्स हैं
फेसेस जिसको हम कहते हैं 6 फेसेस हैं और हर एक के सेंटर में जो है वो एक पार्टिकल मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और ये नॉन प्रिमिटिव की एक टाइप है। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, कि पूरे यूनिट सेल के सेंटर में बस एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर एटम, आयन या मॉलिक्यूल मौजूद होगा, हम इसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड। और थर्ड और लास्ट वन है इसमें एंड सेंटर्ड, किसी भी दो एक दूसरे के आमने सामने वाले फेसिस के सेंटर में एक एक पार्टिकल यानी 2 इजाफी पार्टिकल जो है वो पर यूनिट सेल मौजूद होंगे, इसको हम कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये 2 मेजर टाइप्स होंगी, प्रिमिटिव जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स मौजूद हों और दूसरी नॉन प्रिमिटिव जिसमें कॉर्नर्स के अलावा भी अलोंग द फेस, इन द साइड, वहां पर भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल मौजूद हों, तो उसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद यूनिट सेल्स को यूज करते हुए टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। उसमें बेटे अगर हम इन क्रिस्टल सिस्टम्स को मजीद यूनिट सेल्स की हवाले से देखें तो 14 ब्रेविस लेटिस बनती हैं, या और टोटल जो डिफरेंट सिस्टम्स डेवलप होते हैं वो 7 है, और ये 7 को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो 14 ब्रेविस लेटिस उसको हम कहते हैं कि 14 टाइप्स के यूनिट सेल्स इनसे डेवलप होते हैं। तो बहरहाल हमने ये 7 क्रिस्टलाइन शेप जिनको याद रखना मुश्किल तो है, लेकिन ये जहन में रखें कि लाजमी इनसे एमसीक्यू बनता है। मैं अब आपको बताता हूं कि वो एमसीक्यू कैसे बनता है। मसलन अब ये 7 सिस्टम्स के नाम जरा मैं पढ़ने लगा हूं। क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, आर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है और ट्राइक्लिनिक है। अब वो ये कह सकता है कि जी 6 पैरामीटर्स हैं, बताएं जी ये जो यूनिट सेल आपको दिया गया है वो क्यूबिक दे सकता है, वो टेट्रागोनल दे सकता है, तो ये कौन से क्रिस्टलोग्राफिक जो है वो टेट्रागोनल को या आर्थोरोम्बिक को या मोनोक्लिनिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप बेटे क्यूबिक को देखें तो इसमें तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, इसको हम क्यूबिक सिस्टम या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। टेट्रागोनल में बेटे तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन एक साइड अनइक्वल होती है, यानी ए और बी साइड बराबर होगी और सी जो है वो इन दोनों के बराबर नहीं होगी। आर्थोरोम्बिक में बेटे 2 साइड्स अनइक्वल हो जाएंगी लेकिन एंगल्स उसी तरह बराबर रहेंगे। मोनोक्लिनिक में 2 साइड्स और एक एंगल भी अनइक्वल हो जाएगा, यानी बीटा 90 के इक्वल नहीं रहेगा। हेक्सागोनल में एक साइड और एक एंगल अनइक्वल हो जाएगा। रोम्बोहेड्रल में तमाम एंगल्स अनइक्वल हो जाएंगे और ट्राइक्लिनिक में ना तो कोई साइड इक्वल होगी ना ही कोई एंगल इक्वल होगा। तो ये 7th और लास्ट इसकी टाइप बनती है ट्राइक्लिनिक। ये हो गया इसका एक पोर्शन कि वो आपको पूछ सकता है कि जी इनमें से कौन से क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स इस गिवन क्रिस्टल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, और ये जाहिर बात है अगर बिल्कुल एक्यूरेटली आपको आता होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, वरना इसमें समझे कि कोई तुक्का शुक्का जो है वो नहीं लग सकता। अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। अब एग्जाम्पल में वो किस तरह से पूछ सकते हैं, मतलब वो आपसे पूछ सकता है जी आयरन किस क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है। अगर आपको पर्टिकुलरली पता होगा क्यूबिक है तो ही आप उसको आंसर कर सकते हैं। NaCl है, डायमंड है। अब मैं ये तो नहीं कहता ये सारों को आप बिल्कुल क्रैमिंग कर लें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज होने वाले कम से कम उनकी सिस्टम आपने जरूर याद रखने हैं। उसमें आप देखिए NaCl है, डायमंड है, आयोडीन है, शुगर है, ग्रेफाइट है और कॉपर सल्फेट जिससे हम नीला थोथा उर्दू में कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट की सिस्टम जो है वो ट्राइक्लिनिक। तो एटलीस्ट बेटे ये जरूर याद रखने की कोशिश करें। बाकी जितने इवन मैं यहां पर भूल गया हूं, आइस हेक्सागोनल शेप में होती है, तो ये जरूर आपने याद रखने कम से कम जो इंपॉर्टेंट है उनमें से अगर कोई क्रिस्टल सिस्टम वो पूछ ले तो आपको वो एक्यूरेटली आता हो, आप उसमें भी जो है वो गलत आंसर पर टिक ना कर दें। अब इस सिलसिले को बढ़ाते हैं टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स और पर्टिकुलरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहली जो प्रॉपर्टी है बेटे वो कहलाती है एन आइसोट्रोपी। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज क्रिस्टल्स की होती हैं जो डायरेक्शन के बदलने से चेंज हो जाती हैं, उनको हम नाम देते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, और ये ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन से इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होती। अब इसमें डायरेक्शन के बदलने के हवाले से जरा जो एग्जांपल्स हैं ये आपने ध्यान में रखना है। मसलन वो इस तरह से एमसीक्यू बना सकता है कि ये आपको मैंने 4 प्रॉपर्टीज दी हैं, बताएं इनमें से एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कौन सी है। उसमें बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर होगा तो ये एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, खासतौर पर अगर आप ग्रेफाइट को ध्यान में रखें उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। और ये हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं
जो एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। तो एनआइसोट्रोपिक की डेफिनेशन बेशक इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इसकी एग्जांपल्स को वो देकर पूछ सकता है कि बताएं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हम ये कहते हैं कि भी NaCl क्यूबिक है, ये वाला कंपाउंड ये शेप में है, तो जब भी NaCl बनाएंगे वो क्यूबिक ही बनेगा। तो ये चीज क्रिस्टल की हैबिट कहलाती है। द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच अ क्रिस्टल यूजुअली ग्रो, जिस भी हालत में कोई क्रिस्टल हमेशा डेवलप होती है वो क्रिस्टल की हैबिट कहलाती है। तो डेफिनेशन से ज्यादा यहां पर ये अहम है, बल्कि मजे की बात है कि ये जो पॉइंट है ये आपको जो प्रीवियस पेपर भेजा है उसमें नजर भी आएगा, ये आ चुका है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में कि हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कैसे चेंज होती है। तो उसमें NaCl का उसने दिया हुआ था कि भाई NaCl की क्रिस्टल जो हैं वो नीडल लाइक कब बन जाती हैं। तो उसमें आंसर ये था कि व्हेन 10% ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट एज ए इंप्योरिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो कंपाउंड प्योर है तो वो उसी शेप में डेवलप होगा जो उसकी हैबिट है, लेकिन अगर आप उस कंपाउंड में कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं, जैसा कि NaCl के केस में अगर आप 10% यूरिया ऐड कर देते हैं तो वो क्यूबिक क्रिस्टल की बजाय नीडल लाइक क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंप्योरिटीज कैन चेंज द हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। आगे चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है जी? जिसमें दो डिफरेंट सब्सटेंस है लेकिन उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो सेम हो जाए। अब डेफिनेशन यकीनी तौर पर वो पीपीएससी में इतना नहीं पूछेगा, लेकिन वो क्या पूछ सकता है, ये एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। लेकिन यहां पर एक बात जो है वो बड़ी आपने ध्यान में रखनी है कि जो कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं उसमें दो वजूहात हो सकती हैं। एक, उनकी एटॉमिक रेशो सेम होती है, एटॉमिक रेशो कि किस रेशो से एटम्स कंबाइन हुए हैं, और दूसरा उनमें रेडियस रेशो भी सेम हो सकती है। रेडियस रेशो का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। तो इस लिहाज से जो आइसोमॉर्फ होते हैं देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट ही होती हैं, एक जैसी नहीं होती। तो अब याद रखने वाली जो मेन बात है, एक तो एटॉमिक रेशो इनकी सेम होती है, दूसरा रेडियस रेशो सेम होती है, और तीसरा इन पेयर्स में से कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो आइसोमॉर्फ टू ईच अदर हैं। तो सोडियम नाइट्रेट विद पोटेशियम नाइट्रेट, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं, इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म रोम्बोहेड्रल है और इनकी एटॉमिक रेशो 1:1:3 है, 1 सोडियम 1 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन। इसी तरह बेटे पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट है, जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट है, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का पेयर है, कॉपर और सिल्वर का है, जिंक और कैडमियम का है। तो ये पेयर याद रखने हैं कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो आइसोमॉर्फिज्म शो करता है। तो एग्जैक्टली अगर आपको पेयर का पता होगा तो ही बेटे आप इसको सही लिख सकेंगे, अदरवाइज इट विल बी अ रॉन्ग आंसर फ्रॉम योर साइड। दूसरी बड़ी अहम प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म। एक कंपाउंड का मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट की एग्जांपल है कि ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रोम्बोहेड्रल भी है, आर्थोरोम्बिक भी है। कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइगोनल भी है और आर्थोरोम्बिक भी है। तो ये एग्जांपल आपको कि भी इनमें से कौन सा कंपाउंड पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में पाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट, एटलीस्ट ये दो आपने जरूर याद रखने हैं। उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी वही फिनोमिना जो पॉलीमॉर्फिज्म में था, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में यह था कि कंपाउंड्स एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और एलोट्रॉपी में है कि एलिमेंट्स एक से ज्यादा फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करें तो वो एलोट्रॉपी कहलाता है। तो अब देखें, सल्फर है एलिमेंट है, ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स बनाता है, कार्बन डायमंड भी बनाता है, हेक्सागोनल भी बनाता है, टिन है वो ग्रे टिन और व्हाइट टिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगी कि कौन सा एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करता है और कौन सा नहीं करता। उसके बाद एक बहुत अहम डेफिनेशन आती है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो को एग्जिस्ट करती हैं, यानी 50% एक फॉर्म एग्जिस्ट करती है और 50% जो वो दूसरी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अगर आप ट्रांजिशन टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ा दें तो सिर्फ एक क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, दूसरी नहीं करेगी, और अगर आप ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम कर दें फिर दूसरी टाइप एग्जिस्ट करेगी और जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा था वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये एक बॉर्डर लाइन है जिस पर दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो 50-50% एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि ग्रे टिन क्यूबिक है और व्हाइट टिन जो है वो टेट्रागोनल है, और इनका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड है,
जिस पर ये दोनों 50-50% कोएग्जिस्ट करते हैं। अगर आप टेम्परेचर 13.2 से बढ़ा देंगे तो व्हाइट टिन में कन्वर्ट हो जाएगा सारे का सारा टिन, और अगर आप 13.2 से कम कर देंगे तो सारे का सारा टिन ग्रे टिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर जिस पर बोथ द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल्स ऑफ अ सेम सब्सटेंस कैन कोएग्जिस्ट। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिमेट्री। सिमेट्री में ये होता है कि the repetition of faces, angles or edges when a crystal is rotated by 360 degree along its axis is called symmetry। आप एक क्रिस्टल को पकड़ें और उसको किसी भी डायरेक्शन में 360 पर रोटेट करें तो वो जहां से उसके तमाम फेसेस और एंगल वगैरह मूव करना शुरू हुए थे वापस वहां पर अगर आ जाएं तो इसका मतलब है कि क्रिस्टल जो है वो सिमेट्री शो कर रही है। और इसके कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, ये लाजमी, इसका भी एक आधा एमसीक्यू जरूर आता है, तो मैंने कहा कि ये लाजमी आपसे शेयर किया जाए कि सिमेट्री एलिमेंट्स मेनली 3 हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सबसे पहले ये डायग्राम दी हुई है प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि एक ऐसा प्लेन जो क्रिस्टल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। एक क्रिस्टल में एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं क्योंकि एक से ज्यादा जगहों से क्रिस्टल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। सेकंड वन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि किसी एक सेंट्रल पॉइंट से एक एक्सिस गुजरे जिसके गिर्द क्रिस्टल को रोटेट कर सकते हैं तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एक से ज्यादा जो है वो हो सकते हैं जो क्रिस्टल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ये सेंट्रल एक पॉइंट होता है, बिल्कुल ये एक ही होता है किसी भी क्रिस्टल में जहां से क्रिस्टल जो है वो बिल्कुल इक्वल, आपको हर तरफ से तमाम फेस और एंगल इक्वल होते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो ये बेटे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के हवाले से आपने जरूर कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर टेस्ट। अब एक क्विक रिव्यू टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्विक रिव्यू देने का मकसद ये था कि आपका मुकम्मल सॉलिड जो है वो एफएससी लेवल का और बीएससी लेवल का जो है वो कवर अप हो जाए और एक लेक्चर के जरिए ये आप मैक्सिमम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकें। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप के लिहाज से जो पहली टाइप है वो है आयोनिक सॉलिड। नाम में जवाब है कि दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस लाइक Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इन केस ऑफ NaCl। सिंपल कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद है वो आयोनिक सॉलिड्स कहलाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं जी? आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड, ब्रिटल यहां पर हम इस सेंस में लेते हैं कि अगर ये हाइट से गिरे तो टूट जाते हैं, एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से बहुत हाई होता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में क्योंकि इनके आयंस जो हैं वो मूव नहीं कर सकते। एक्वस सॉल्यूशन आर मोल्टन स्टेट एज द आयंस बिकम फ्री, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इनको पिघला दें या इनको वाटर में हल करके इनका सॉल्यूशन बना दें तब ये अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं क्योंकि आयंस मूव करने के काबिल हो जाते हैं। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो चूंकि खुद पोलर है इसलिए पोलर सॉल्वेंट को प्रेफर करते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल नहीं होते। The distance between layers of crystals can be calculated by using Bragg's equation। ये बड़ी फेमस इक्वेशन है सॉलिड्स की और इसकी मदद से हम जो डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स फाइंड आउट करते हैं इसमें 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये ब्रैग इक्वेशन का डिराइव्ड फॉर्म है कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इसकी मदद से हम जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ क्रिस्टल वो फाइंड करते हैं एंड इट बिकम्स हेल्पफुल इन फाइंडिंग द शेप ऑफ अ क्रिस्टल। और उसके बाद शेप ऑफ अ क्रिस्टल कैन बी फाइंड, दो इसके मेथड के नाम है, रोटेटिंग टेबल मेथड और पाउडर मेथड। क्योंकि आपको वो ये एमसीक्यू डेवलप कर सकता है कि जी मुंदरजा झेल में से कौन सा तरीकाकार एक क्रिस्टल की शेप फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें या तो रोटेटिंग टेबल मेथड को आप ढूंढेंगे या पाउडर मेथड को ढूंढेंगे। बाकी वो इसके साथ मैनोमीट्रिक मेथड या कोई और मेथड जो रॉन्ग आंसर होगा वो ऐड कर सकता है। तो यू मस्ट रिमेंबर कि शेप ऑफ अ क्रिस्टल कैन बी डिटरमाइंड विद टू वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स, रोटेटिंग टेबल मेथड एंड पाउडर मेथड। उसके बाद बेटे जो नेक्स्ट सेकंड टाइप है वो कोवलेंट सॉलिड्स या एटॉमिक सॉलिड, ये दो नाम है इसके। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है जी, नाम में जवाब है जी, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से वो सॉलिड हो। दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स, एटम्स लिंक टुगेदर
by covalent bond throughout the crystal forming a giant 3-dimensional structure। यानी कि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन इनके सॉलिड होने का लॉजिक ये है कि ये एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड वाटर में भी है, लेकिन वाटर तो सॉलिड नहीं है, लेकिन यही कोवेलेंट बॉन्ड अगर सिलिका में है, यही अगर डायमंड में है तो वो सॉलिड है। तो असल में रीजन ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड जब 3-डायमेंशनली एक्सटेंड होकर एक जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाए तो फिर वो सॉलिड हो जाता है और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉलिड होता है। तो हेंस कोवेलेंट सॉलिड्स आर कॉल्ड जायंट सॉलिड्स एंड द कॉन्स्टिट्यूटिंग द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड जायंट मॉलिक्यूल्स। इनकी प्रॉपर्टीज में देखें, अगर हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, और इनकी एग्जांपल जरूर रिमेंबर रखनी है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, फुलरीन्स हैं, बोरॉन नाइट्राइड है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट आर एटॉमिक सॉलिड्स। थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं नहीं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये मेनली बेटे ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके सॉलिड होने का रीजन जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, लाइक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो इनकी रीजन होती है। तो चूंकि ये वीक फोर्सेस हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज बाकी सॉलिड से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो दो सॉलिड सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द क्रिस्टल्स आर पोलर आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी कि इनमें दो टाइप्स फिर उसने डिफाइन कर दी हैं, पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the neighboring molecules, they are further subdivided as number one, they might be non-polar molecular solids, they might be polar molecular solids। अब इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं। वो पूछ सकता है कि जी आपको ये मैंने 4 सब्सटेंसेस दिए हैं, बताएं इसमें से पोलर कौन सा है या मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है। तो उसमें आइस और शुगर आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टल्स हैविंग पोलर मॉलिक्यूल्स, whereas iodine, sulfur, phosphorus, carbon dioxide form the molecular crystal containing non-polar molecules। तो जहां तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का हवाला है, ओवरऑल इनका लोअर होता है कोवेलेंट से और आयोनिक से, लेकिन आपस में अगर कंपेयर करें तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है उनका जरा ज्यादा होगा, क्योंकि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, और नॉन पोलर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनसे कम होगा। तो ये बेटे जनरल प्रॉपर्टीज हैं थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड्स नोन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उसके बाद बेटे फोर्थ टाइप है मेटालिक सॉलिड। जैसे हमारे बड़ी मेटल्स हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये भी तो सॉलिड्स है ना। तो इनके लिए बड़ी लेट जाकर सिचुएशंस डेवलप हुई थी, और इनको जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी थी वो ड्रूड एंड लॉरेन की एक थ्योरी थी, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, उसकी मदद से इसको एक्सप्लेन किया गया था। तो इन मेटालिक सॉलिड्स द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस and free electrons। The first theory of metallic bonding is called electron pool or electron gas theory। इस थ्योरी को प्रेजेंट किया गया था जी 1923 में, ऑलमोस्ट 100 ईयर होने वाले हैं इसको। ड्रूड एंड लॉरेन ने ये थ्योरी दी थी। अब ये थ्योरी क्या है, बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच एटम इन अ मेटल क्रिस्टल लूज ऑल ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि हर मेटल का एटम जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आजाद कर देता है। दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ पूल और अ गैस। ये अगर आप फिगर में देखें, मैं समझाता हूं इस चीज को। द पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस आर बिलीव्ड टू बी हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रॉन पूल और गैस। तो आप देखिए बेटे, ये ब्लू कलर से जो शो हो रहा है आपको, ये पॉजिटिव आयंस है। ये कैसे बने हैं? बाय द लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं गए नहीं है, बल्कि पूरी क्रिस्टल पर आजादाना मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे रहे हैं। तो इस तरह मोबाइल इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव आयंस के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसे हम नाम देंगे मेटालिक बॉन्ड का। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो मेटल्स की तमाम प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फोर्थ और लास्ट टाइप थी जो मैंने यहां पर डिस्कस की। तो आज का टॉपिक सॉलिड्स के हवाले से यहीं पर क्लोज करते हैं। मैंने काफ़ी इसमें एफर्ट की कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो कि ग्रेजुएशन लेवल को भी थोड़ा बहुत कवर करे, इंटर लेवल को भी कवर करे, और आपको सॉलिड के हवाले से एक यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचे, ताकि इसमें से अगर कोई एमसीक्यू अराइज करता है तो आप उसको आंसर कर सकें। एट द एंड आपके लिए ग्रेट नेल्सन मंडेला का एक कोट जो है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए
कोट किया है कि अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप, कि अगर आप जीतना चाहते हैं और जीत का ख्वाब आपकी आंखों में है तो आपने कभी गिव अप नहीं करना, कभी अपनी कोशिशें छोड़नी नहीं है। इसी एक उम्मीद के साथ कि आप अपनी इस कोशिश को जारी रखेंगे, खूब मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह ताला कामयाब होकर सुरखरू होंगे। तब तक नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपको मैंने बता दिया पहले भी कि लिक्विड के हवाले से होगा। तब तक आप बेटे सॉलिड को अच्छे तरीके से रिमेंबर करें, स्टडी करें और इसमें छुपे हुए पॉइंट्स को मज़ीद एक्सप्लोर करें। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।